हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर राज स्टडी हब पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, आज की क्लास में हम लैब असिस्टेंट, एलडीसी एंड कांस्टेबल, पटवार, बीडीओ, सीटी एंड राजस्थान की सभी एग्जाम्स के लिए टॉप 20 पीवाईक्यू लेके आए हैं, जो कि साइंस के टॉप 20 पीवाईक्यू हैं, जो कि पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज की ये पहली क्लास है, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर से वॉच करें और हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, हर एक क्वेश्चन का बहुत अच्छे से और डीपली एनालिसिस करेंगे, इसीलिए हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक क्षैतिज विकसित मोटा गूंदेदार जिसमें शुष्क छिलकेदार पत्तियां, शीर्षस्थ कलिका, अपस्थानिक मूल हो, क्या कहलाता है। दोस्तों हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करना है। ठीक है, ऑप्शन ए दे रखा है बल्ब, ऑप्शन बी दे रखा है कार्म, ऑप्शन सी दे रखा है ट्यूमर और ऑप्शन डी दे रखा है राइजोम। इसमें पूछ क्या रहा है अपने से, एक क्षैतिज विकसित मोटा गूंदेदार जिसमें शुष्क छिलकेदार पत्तियां, शीर्षस्थ कलिका और अपस्थानिक मूल या फिर जड़ हो, क्या कहलाता है। तो इसका कहीं ना कहीं दोस्तों जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइजोम। ठीक है, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी राइजोम। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दो है अपना, जीन्स जो विपरीत लक्षणों के संकेतक हैं कहलाते हैं। जीन्स जो विपरीत लक्षणों के संकेतक हैं कहलाते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है आनुवंशिक उत्परिवर्ती जीव, ऑप्शन बी आनुवंशिक आधुनिक जीव, ऑप्शन सी आनुवंशिक रूपांतरित जीव और ऑप्शन डी है आनुवंशिक मिश्रित जीव। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आनुवंशिक उत्परिवर्ती जीव। जिस जो विपरीत लक्षणों के संकेतक हैं क्या कहलाते हैं, आनुवंशिक उत्परिवर्ती जीव। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन है अपना, मानव जाति के लिंग निर्धारण किस विधि पर आधारित है। जो मानव जाति में लिंग का निर्धारण होता है वो किस विधि पर आधारित है। ऑप्शन ए दे रखा है एक्स ओ, ऑप्शन बी दे रखा है एक्स एक्स, ऑप्शन सी दे रखा है एक्स 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 वाई, ऑप्शन डी दे रखा है जेड डब्ल्यू। तो ये पूछ रहा है अपने से मानव जाति के लिंग निर्धारण, जो मानव में बच्चे का जन्म होता है उसमें कैसे लिंग का निर्धारण होता है कि बच्चा पैदा होगा या फिर बच्ची, वो किस विधि पर आधारित है। तो इसमें दोस्तों आप सभी को पता है, मानव में जैसे जो पुरुष होता है उसमें किस प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक्स वाई। ठीक है, और जो स्त्री होती है उसमें कौन कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक्स एक्स। ठीक है, तो अब वो इसमें बोल रहा है किस विधि पर आधारित है, तो एक्स एक्स और एक्स एक्स वाई, एक्स एक्स और एक्स वाई इसी विधि पर आधारित है। तो स्त्री में से तो स्त्री में कौन से गुणसूत्र होते हैं, एक्स एक्स, और जो पुरुष होता है उसमें कौन से होते हैं, एक्स वाई। ठीक है, और जो लिंग का निर्धारण मतलब बच्चा होगा या बच्ची, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मनुष्य जो मानव है मतलब जो पेरेंट्स में फादर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक्स गुणसूत्र महिला के अंडाणु में जाएगा तो उससे तो बच्ची पैदा होगी। ठीक है, और अगर वाई गुणसूत्र आएगा तो उससे क्या होगा, बच्चा पैदा होगा। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, एक खाद्य श्रृंखला सर्वदा प्रारंभ होती है। एक जो खाद्य श्रृंखला है वो हमेशा किससे प्रारंभ होती है। ऑप्शन नंबर दे रखा है, ऑप्शन ए पास, ऑप्शन बी अपशोषण से, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण से और ऑप्शन डी श्वसन से। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो प्रकाश मतलब खाद्य श्रृंखला है वो किससे प्रारंभ होगी, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण से। ठीक है, तो इसका कहीं ना कहीं जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो खाद्य श्रृंखला है वो हमेशा किससे प्रारंभ होती है, प्रकाश संश्लेषण से। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, RH रोग के क्या लक्षण हैं। जो RH रोग है उसके क्या लक्षण हैं। ऑप्शन नंबर ए तेज हृदय गति, ऊर्जा की कमी, बड़ा पेट या ये सभी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो RH रोग है उसके हृदय में तेज गति हो जाती है, ये भी सही है, ऊर्जा की कमी हो जाती है, ये भी सही है, पेट भी बड़ा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये जो ऊपर दे रखे हैं तेज गति, ऊर्जा की कमी, बड़ा पेट, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना,
डीएनए अणु के दोनों सूत्र अपने अपने नाइट्रोजन क्षारकों द्वारा किस बंध से जुड़े होते हैं? जो डीएनए अणु के दोनों सूत्र होते हैं वो नाइट्रोजन क्षारक द्वारा किस बंध से जुड़े होते हैं? जो नाइट्रोजन क्षारक होता है उसमें किस बंध से जुड़े होते हैं, किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं? ऑप्शन ए आयनिक, ऑप्शन बी सहसंयोजक, ऑप्शन सी सल्फाइड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो कहीं ना कहीं जो नाइट्रोजन क्षारक है वो किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? एच बॉन्ड या फिर हाइड्रोजन बंध द्वारा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है? विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है वर्ग की, ऑप्शन बी दे रखा है पारिस्थितिकी, ऑप्शन सी दे रखा है आनुवंशिकी और ऑप्शन डी दे रखा है आकारिकी। तो ये अपने से पूछ के रहा है किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी विज्ञान है, उसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, मानव शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की कमी को कहते हैं ग्लाइसीमिया, लिपिडीमिया, एनीमिया या ब्राम्बोसाइटोपिनिया। जो मानव शरीर में लाल रुधिर कणिका या फिर जिन्हें हम कहते हैं आरबीसी, अगर आरबीसी की कमी हो जाती है तो उस रोग को क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एनीमिया। ठीक है, जो लाल रुधिर कणिकाओं की कमी हो जाती है उसे क्या कहते हैं? एनीमिया। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है अपना, वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए मॉडल को प्रस्तावित किया। वाटसन और क्रिक ने जो डीएनए मॉडल दिया था वो कब दिया है? तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 1953, 63, 73 और 1959 में। तो आप सभी को पता होगा वाटसन और क्रिक ने डीएनए मॉडल कब दिया था? 1953 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डीएनए मॉडल किसने दिया था? तो आप सभी को पता है वैज्ञानिकों का नाम पूछ सकता है, तो वाटसन एवं क्रिक ने। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, एक गहरे रंग के रवाहीन पदार्थ जो कि सूक्ष्म जैविक क्रिया के लिए उच्च प्रतिरोधी होता है और इसका अपघटन बहुत धीमी गति से चलता है, क्या कहलाता है? ठीक है, अब इसमें ऑप्शन दे रखा है निक्षलितक, अपरद, ह्यूमस और अपघटक। एक गहरे रंग का रवाहीन पदार्थ जो कि सूक्ष्म जैविक क्रिया के लिए उच्च प्रतिरोधी होता है और इसका अपघटन बहुत धीमी गति से चलता है, क्या कहलाता है? तो इसका कहीं ना कहीं जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ह्यूमस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ह्यूमस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है जीएमओ है, इसमें ऑप्शन हट गए हैं, तो इसमें आपसे शायद पूछा होगा जीएमओ की फुल फॉर्म। तो इसकी फुल फॉर्म होती है जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म। जीएमओ की फुल फॉर्म क्या होती है? जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म। जीएमओ की फुल फॉर्म जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है अपना, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? ये रोग दे रखे हैं, इनमें से कौन सा जो कि जीवाणु द्वारा होता है? पोलियो, हीमोफीलिया, टाइफाइड, फाइलेरियासिस। ठीक है, तो इसका जो कहीं ना कहीं करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा जीवाणु द्वारा कौन सा होता है? टाइफाइड। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, शरीर में किस हार्मोन की कमी से मधुमेह होता है? थायरोक्सिन, इंसुलिन, एड्रिनलिन या ये सभी? तो कहीं ना कहीं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एड्रिनलिन। एड्रिनलिन की वजह से ही मधुमेह रोग होता है। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसके द्वारा अधिकतम सूर्य ऊर्जा ग्रहण की जाती है? किसके द्वारा अधिकतम सूर्य ऊर्जा ग्रहण की जाती है? उत्सर्जन से, वृक्ष, शैवाल या फिर जंतु? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जंतुओं द्वारा सर्वाधिक सूर्य ऊर्जा ग्रहण की जाती है। तो
सॉरी, एक मिनट। इसमें पूछा है अपने से, ये जो अधिकतम सूर्य ऊर्जा किसके द्वारा ग्रहण की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शैवाल द्वारा। सर्वाधिक सूर्य ऊर्जा ग्रहण तो शैवाल के द्वारा ही की जाएगी, जंतुओं द्वारा थोड़ी की जाएगी। ठीक है, तो जंतु इसमें नहीं होगा, वृक्ष भी नहीं होगा, उत्सर्जन भी नहीं होगा। उत्सर्जन से तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो किसके द्वारा अधिकतम सूर्य ऊर्जा ग्रहण की जाती है, शैवाल के द्वारा। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है अपना, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ये जो एग्जाम्पल दे रखे हैं इनमें से कौन सा है जो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। कागज का फटना, पेड़ का कटना, जल का बर्फ बनना, दिए गए सभी विकल्प। तो इसका कहीं ना कहीं जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कागज का फटना। ये भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। पेड़ का काटना ये भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। और ये जल का बर्फ बनना ये भी किसका उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्टार्च आयोडाइड पत्र का उपयोग किया जाता है किसी ऑक्सीकारक के अभिज्ञान के लिए, किसी अपचायक के अभिज्ञान के लिए। सी ऑप्शन इसमें मट गया है शायद, स्टार्च के अभिज्ञान के लिए। तो कहीं ना कहीं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, किसी ऑक्सीकारक के अभिज्ञान के लिए। जो स्टार्च आयोडाइड है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है, किसी ऑक्सीकारक के अभिज्ञान के लिए। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर चूने का पानी हो जाता है दूध या चांदी के रंग का चमकीला या सुनहरा पीला। तो कहीं ना कहीं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर चूने के पानी का रंग कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक प्रयुक्त किया जाता है तब उत्पाद की मात्रा प्रभावित होती है, सक्रियण ऊर्जा प्रभावित होती है, सबस्ट्रेट की मात्रा प्रभावित होती है, अभिक्रिया की तापीय धारिता प्रभावित होती है। तो कहीं ना कहीं इसका जो करेक्ट आंसर है, जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक प्रयुक्त किया जाता है तो क्या सक्रियण ऊर्जा प्रभावित होती है। अगर उत्प्रेरक उसमें प्रयुक्त किया जाएगा रासायनिक अभिक्रिया में तो क्या होगी, सक्रियण ऊर्जा प्रभावित होगी। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है अपना, निम्नलिखित किस प्रक्रिया के दौरान हेबर प्रक्रिया में अमोनिया और लोहा की सतह के बीच बंध कमजोर पड़ता है एवं टूटता है। अधिशोषण, रसोपशोषण, ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है विशोषण। तो कहीं ना कहीं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशोषण। उसमें बंध कमजोर पड़ता है। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 20, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो क्षार धातुओं का आकार बढ़ता है, कम होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, या तो बढ़ता है या कम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बढ़ता है। ठीक है, जो आवर्त सारणी है ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो क्षार धातुओं का आकार क्या है, बढ़ता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के 20 क्वेश्चन हमने इस क्लास में कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली क्लास में बहुत ही शानदार और बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो अच्छी लगी हो तो, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर से शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।